नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश स्पेशल। बीजेपी ने यूपी की 107 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने अपने 20 सिटिंग विधायकों का टिकट भी काटा है। टिकटों के बंटवारे में जातीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिनका टिकट काटा है उन्हें वो साइकिल पर नहीं बैठाएंगे। जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, दल बदल के खेल की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। यूपी की राजनीति के लिए पाला बदलने का खेल कोई नया नहीं है। इसके बीच सूबे में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के गठन के समय ही पड़ गए थे। तब कांग्रेस से 45 साल पुराना नाता तोड़कर चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। ये बात आज से करीब 54 साल पुरानी है। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल के पहले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था कि आजादी के बाद सूबे की राजनीति किस रास्ते आगे बढ़ी। राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में सोशलिस्टों ने कैसे सियासी जमीन तैयार की, कैसे सत्ता के लिए कांग्रेसी आजादी के बाद से ही एक दूसरे को निपटाने के खेल में जुटे रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी म्यूजिकल चेयर में तब्दील हुई, दिल्ली के इशारे पर किस तरह मुख्यमंत्री चुनने और हटाने का खेल शुरू हुआ, कैसे तैयार हुई देश में आपातकाल की पटकथा। समस्याएं कभी भी चेतावनी देकर या बताकर नहीं आती। सियासत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हर समस्या के भीतर ही समाधान के बीज भी छिपे होते हैं। जो नेता दूरदर्शी होते हैं वो मुश्किल हालात में भी अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। साल 1967 कांग्रेस पार्टी केंद्र और लखनऊ दोनों मोर्चों पर अंदरूनी लड़ाई लड़ रही थी। केंद्र के कई दिग्गज नेता इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने में जुटे हुए थे। उन्हें सिंडिकेट ग्रुप के नाम से जाना जाता था। मोरारजी देसाई पहले से ही प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब संजोए हुए थे। बड़ी मुश्किल से मिसेस गांधी ने उन्हें उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय जैसा महकमा देकर मनाया था, लेकिन पार्टी के भीतर का कलह शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। 1969 में कांग्रेस में गुटबाजी इस हद तक बढ़ी कि पार्टी में दो फाड़ हो गए। इसका असर प्रदेश कांग्रेस पर भी पड़ा। यूपी कांग्रेस के बड़े नेता चंद्रभानु गुप्ता और रघुनाथ सिंह जैसे नेता सिंडिकेट ग्रुप में चले गए, तो कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ जुड़े रहे। सत्ता के लिए यूपी में गजब के दांव पेंच आजमाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिसलन बहुत बढ़ चुकी थी। उस कुर्सी पर कोई भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पा रहा था। ऐसे में यूपी के सियासी अखाड़े के हर खिलाड़ी को अपने लिए पूरी संभावना दिख रही थी। ये यूपी की सत्ता का मिजाज ही था, जिसमें कभी भी और कुछ भी हो सकता था। मार्च 1967 में चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उनकी सरकार सिर्फ 19 दिन चली। उसके बाद चौधरी चरण सिंह भी 328 दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। फिर 366 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। वो साल 1969 का था। किसी तरह घसीट घसीट कर कांग्रेस ने सरकार बनाई। सीएम की कुर्सी पर फिर बैठे चंद्रभानु गुप्ता, जिनकी सरकार इस बार 356 दिनों तक चली। इसके बाद चरण सिंह की अगुवाई में भारतीय क्रांति दल की सरकार बनी। इस पारी में चौधरी चरण सिंह 225 दिनों तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाए। इसके बाद फिर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा, जो 17 दिनों तक चला। कांग्रेस के पतन की कहानी की शुरुआत भी हो चुकी थी। ये मास बेस्ड पार्टी नहीं रह गई। ये चरिश्मा के आधार पे तो जीत जाते थे,
लेकिन इनका संगठन कमजोर होता गया और एक शब्द आया भारतीय राजनीति में, हाई कमांड, कि हाई कमांड जो चाहेगा करेगा। तो हाई कमांड के समझिए नाक में अगर खुजली हुई तो मुख्यमंत्री बदल गए। लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी था, जिसमें कुछ भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल था। खुद केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार कम्युनिस्टों की मदद से चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने और राजाओं का प्रीवी पर्स खत्म करने जैसे कड़े फैसले लिए। भारत के नक्शे पर इंदिरा गांधी की छवि तेजी से चमकदार बनती जा रही थी। वो खुद को गरीबों और पिछड़ों की सबसे बड़ी खैर ख्वाह के तौर पर पेश कर रही थी। ऐसे में उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के एजेंडे को हाईजैक कर लिया। लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली थी, वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने दिमाग लगाया, जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई। मुख्यमंत्री के लिए त्रिभुवन नारायण सिंह के नाम पर मोहर लग गई। जब कांग्रेस का विभाजन होकर के नए ढंग का कांग्रेस आई बना, तो कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की एक छत्र नेता बन गई। तो जो मुख्यमंत्री का प्रयोग वाला बात है, वो मुख्यमंत्री का प्रयोग श्रीमती इंदिरा गांधी के राजनीति का हिस्सा थी। 1970 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी मजबूती के तौर पर देश में एक नेता के रूप में उभरी, तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को छत्रप न बनने देने के लिए, कि किसी प्रदेश में छत्रप के रूप में कोई न उभरे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के में प्रयोग का सहारा लिया और उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे। त्रिभुवन नारायण सिंह यानी टीएन सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि वो ना तो विधानसभा के सदस्य थे, ना ही विधान परिषद के। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर ही उन्हें कहीं से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचना था। ऐसे में तय हुआ कि टीएन सिंह गोरखपुर के मणिराम सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। ये सीट महंत अद्वैतनाथ के सांसद बनने की वजह से खाली हुई थी। इस सीट पर टीएन सिंह को चुनौती दे रहे थे रामकृष्ण द्विवेदी, जो पेशे से एक पत्रकार थे। गोरखपुर की मणिराम विधानसभा सीट पर 2 पत्रकारों की कड़ी टक्कर हो गई। एक जमाने में त्रिभुवन नारायण सिंह भी नेशनल हेराल्ड के चीफ सब एडिटर हुआ करते थे। सिटिंग मुख्यमंत्री को कई पार्टियों का समर्थन था। तब के राजनीतिक पंडितों को यही लग रहा था कि त्रिभुवन बाबू को हराना असंभव है, लेकिन सियासत में बाजी पलटते देर नहीं लगती है। इंदिरा गांधी के समर्थन की बदौलत रामकृष्ण द्विवेदी ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 16,000 वोटों से हरा दिया। जिस त्रिभुवन नारायण सिंह ने साल 1957 में चंदौली लोकसभा सीट पर सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया को चुनाव में हराकर अपना राजनीतिक कद प्रभावशाली बनाया था, वो मिट्टी में मिल गया। उन्हें भारी मन से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। उस दौर में कांग्रेस के विकल्प पर तेजी से काम चल रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों ही बेचैन थे। इस बीच 1971 में होने वाले आम चुनाव का ऐलान हो गया। चुनावों में इंदिरा गांधी को टक्कर देने के लिए दूसरे दलों ने एक बड़ा महागठबंधन तैयार किया। समाजवादियों ने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया। पूरे हिंदुस्तान में दलितों और पिछड़ों की बात जोर शोर से हो रही थी। बात 1970 की है। दिसंबर में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का पुणे में अधिवेशन चल रहा था। इसी दौरान सरकार ने लोकसभा के मध्यावधि चुनावों का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी को सबसे कड़ी चुनौती देने की तैयारी होने लगी। महागठबंधन में शामिल सभी दल कांग्रेस को हराने की रणनीति बना रहे थे, तो सोशलिस्ट राजनारायण के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि इंदिरा गांधी को रायबरेली में कैसे हराया जाए। उन्होंने महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं से आह्वान किया कि सबसे मजबूत उम्मीदवार को ही इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली में उतारा जाए। कई नाम आगे बढ़ाए गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इंदिरा गांधी को रायबरेली में सीधे चुनौती दे सकें।
आखिर में राज नारायण ने खुद रायबरेली से पर्चा दाखिल करने का फैसला किया। 70 के दशक में कांग्रेस इस देश की सबसे मजबूत राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी थी और इंदिरा के बगैर देश की राजनीति की कल्पना कोई नहीं करता था। उनकी पार्टी में भी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा के रूप में प्रचलित था नारा। ऐसे में राजनारायण जो है देश के ऐसे नेता थे जो सोशलिस्ट विचारधारा के थे और हमेशा इंदिरा गांधी को चुनौती देते थे रायबरेली में। वही रायबरेली चुनाव जहां राजनारायण जी वो एक विशालकाय समाजवादी नेता थे उस जमाने के, बहुत गट्स था उनमें और उन्होंने चुनौती दी इंदिरा गांधी को रायबरेली से। 1971 लोकसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा सीट से राज नारायण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। सोशलिस्टों ने राज नारायण के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी। वो अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि नतीजे घोषित होने से पहले ही विजय जुलूस निकलवा दिया। लेकिन जैसे ही बैलेट बॉक्स खुला, राज नारायण के होश उड़ गए। जीत हार का फासला लाख से भी अधिक वोटों का था। 1971 में भी जो आम चुनाव हुआ था, इसी इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण ने मैदान में ताल ठोकी थी और इंदिरा गांधी ने उनको वहां पर 1 लाख वोटों से शिकस्त दी। लेकिन राजनारायण ने इस हार को स्वीकारा नहीं। राजनारायण भी धुन के पक्के थे, अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, वोट खरीदने के लिए पैसे भी बांटे गए, चुनाव रद्द कर दिया जाए। कि वो चुनाव वो बुरी तरह हार गए, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के आधार पर ये चुनाव जीता है और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया। उस दौर में यूपी कांग्रेस में एक और चमकदार चेहरा थे, हेमवती नंदन बहुगुणा, जो 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वो लगातार इंदिरा गांधी के साथ मजबूती से खड़े रहे। बहुगुणा उम्मीद पाले बैठे थे कि इंदिरा सरकार में उन्हें कोई भारी भरकम मंत्रालय मिलेगा, लेकिन जब उन्हें संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार संभालने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार करने में भी देरी नहीं लगाई। बाद में स्वतंत्र प्रभार देकर इंदिरा ने किसी तरह बहुगुणा को मनाया, लेकिन उनकी नजर बड़ी कुर्सी पर थी। प्रचंड बहुमत से लैस इंदिरा गांधी सरकार और पार्टी दोनों अपने इशारे पर चला रही थी। उनके सियासी विरोधी भी किनारे लग चुके थे, लेकिन लखनऊ में कुर्सी का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। त्रिभुवन नारायण सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कमलापति त्रिपाठी के लॉटरी लग गई। कहा जाता है कि किसी भी घटना को पहले ही भांपने में कमलापति त्रिपाठी को महारत हासिल थी, लेकिन सूबे में प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी यानी पीएसी के 12वीं बटालियन में धधकते ज्वालामुखी को वो नहीं भांप पाए। महीना मई का था और साल 1973 का। पीएसी जवानों ने खराब सर्विस कंडीशन और अफसरों के बुरे बर्ताव के मुद्दे पर बगावत कर दी। गोलियां तक चली। बड़ी मुश्किल से हालात काबू में किया गया। इस दौरान छात्रों ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया। एमबी चंद्रे ने अपनी किताब द पुलिस इन इंडिया में पीएसी की बगावत का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि पीएसी के बागियों को काबू में करने के लिए सेना की मदद ली गई। बगावत को दबाने में 5 दिन लग गए। कार्रवाई में 30 पुलिस वालों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया। इसका सियासी असर इतना गहरा पड़ा कि कमलापति त्रिपाठी सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। बाद में इंदिरा गांधी ने सूबे की कमान अपने चहेते हेमवती नंदन बहुगुणा को सौंपी। दरअसल इंदिरा गांधी ने बहुत सोच विचार के बाद बहुगुणा को यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का फैसला लिया। वो जानती थी कि कमलापति त्रिपाठी और बहुगुणा के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ऐसे में कमलापति त्रिपाठी बहुगुणा के नाम पर विरोध नहीं कर पाएंगे। बहुगुणा को दिल्ली से लखनऊ भेजने के पीछे संभवतः इंदिरा गांधी की एक सोच ये भी रही होगी कि उनका
विरोधी गुट के नेताओं से मेलजोल कम किया जाए। दरअसल जगजीवन राम के साथ उनका उठना बैठना बढ़ गया था। बहुगुणा तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर खुश हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी की ओर एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर बन चुकी थी। वो घड़ी भी आ गई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण की याचिका पर फैसला आना था। पहली बार आजाद हिंदुस्तान में किसी पीएम को कोर्ट में पेश होना पड़ा, बिल्कुल एक साधारण नागरिक की तरह। 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी, सरकारी अधिकारी और सरकारी बिजली के इस्तेमाल का दोषी करार दिया। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया। हालांकि कोर्ट ने वोटर्स को रिश्वत देने और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप को खारिज कर दिया। बहस के बाद जगमोहन लाल सिन्हा को समझ में आ गया कि ईमानदारी से फैसला इंदिरा गांधी के हक में नहीं हो सकता। उन्होंने वो निष्पक्षता और जो जुडिशियल क्रेडिबिलिटी और होना चाहिए वो दिखाई और उनके खिलाफ फैसला दिया और 6 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। केस का जजमेंट आया अप्रैल 1975 में, जिसने भारतीय राजनीति की धारा मोड़ दी, क्योंकि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने जजमेंट में अपदस्थ कर दिया इंदिरा गांधी को और कहा ये 6 वर्ष तक चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं और सिर्फ 20 दिन की मोहलत दी कि इसमें ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो करना है कर लीजिए। अब साहब देश में अफरा तफरी मच गई और इंदिरा गांधी हार जाएंगी ऐसा किसी ने कल्पना नहीं की थी। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील की मोहलत दे दी। इसके बाद मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे तो लगाया, लेकिन इंदिरा गांधी को थोड़ी ही राहत मिली। जस्टिस अय्यर ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को बतौर प्रधानमंत्री संसद में आने की इजाजत तो दी, लेकिन बतौर लोकसभा सदस्य वोट करने पर रोक लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की अपील पर सुनवाई चल रही थी, ठीक उसी समय दिल्ली के रामलीला मैदान में समाजवादी जयप्रकाश नारायण लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। जेपी ने पहले से ही इंदिरा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। एक ओर कोर्ट का दांवपेच और दूसरी ओर इंदिरा सरकार के खिलाफ सोशलिस्टों की गोलबंदी। ऐसे में एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रही इंदिरा गांधी को अपनी सभी समस्याओं का हल इमरजेंसी में दिखा। उन्होंने रात के अंधेरे में ही इमरजेंसी लगाने जैसा कड़ा फैसला ले लिया। रात में ही विरोधी पार्टियों की नेताओं की धरपकड़ का काम शुरू हो गया। सूरज निकलने से पहले ही ज्यादातर सीनियर नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। गिरफ्तारी के डर से कई नेता इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी के सुर में सुर मिला रहे थे, तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया। उनमें से एक बलिया के चंद्रशेखर भी थे। इमरजेंसी का ऐलान होते ही दिल्ली और लखनऊ में सक्रिय विरोधी पार्टियों के ज्यादातर बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राजनारायण, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर को भी जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर कांग्रेस में अकेले ऐसे नेता थे जो इमरजेंसी के समर्थन में नहीं, जयप्रकाश नारायण के समर्थन में थे। 21 महीने बाद इमरजेंसी का अंधेरा छटा, फिर चुनाव की बारी आई। इंदिरा विरोधी ताकतें फिर से एकजुट हो चुकी थीं। चुनाव में जोश से लबरेज जनता पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गईं। आजादी के 30 साल बाद केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पीएम की कुर्सी पर बैठे मोरारजी देसाई और उप प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह।
चंद्रशेखर को भी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया। जल्द ही जनता पार्टी सरकार में खटपट शुरू हो गई। सत्ता का स्वाद लगते ही ज्यादातर नेताओं की महत्वाकांक्षाएं उफान मारने लगी। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया, क्योंकि कई मंत्री जनसंघ के भी सदस्य थे। इसी मुद्दे पर चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। बहुत तिकड़म हुआ। कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह ने सरकार बनाई। मैं चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनकी सरकार करीब 5 महीने चली, लेकिन बतौर पीएम कभी संसद नहीं जाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया। एक जनता पार्टी एक गठबंधन था, जो विभिन्न पार्टियों का गठबंधन था। उसमें सारे राजनीतिक दलों ने जनता पार्टी में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर अपने को तिरोहित कर दिया था। उसमें विचारधारा का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ जो तानाशाही हटाने की बात थी। तो उसमें जनता पार्टी की सरकार जब देश में बनी, तो जनता पार्टी ने देश भर में जितने भी अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, उन सारे कांग्रेस की सरकारों को भंग कर दिया। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। इमरजेंसी के तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह से उखड़ गई। यूपी में जनता पार्टी को 425 सीटों में से 352 पर कामयाबी मिली। वहीं कांग्रेस सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई। जनता पार्टी की सरकार में सीएम बनाए गए राम नरेश यादव। उनके सिर पर चरण सिंह और समाजवादी नेता राज नारायण का भी हाथ था। जनता पार्टी में सत्ता का बंटवारा हुआ। जो जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी में जो विभिन्न राजनीतिक दल शामिल थे, जैसे लोकदल शामिल था, भारतीय जनसंघ शामिल था, संसोपा प्रसोपा के लोग शामिल थे। लेकिन जल्द ही खटपट शुरू हो गई। उसके बाद बनारसी दास ने यूपी की कमान संभाली। उस दौर की राजनीति में आपसी मनमुटाव, वैचारिक विरोध और प्रतिस्पर्धा तो थी, लेकिन मनभेद के लिए जगह कम थी। बात 1980 के लोकसभा चुनावों की है। वाराणसी सीट पर कांग्रेस ने आखिरी वक्त में सोशलिस्ट राज नारायण के खिलाफ कमलापति त्रिपाठी को उतार दिया। इंदिरा गांधी को राज नारायण से रायबरेली का हिसाब बराबर करना था। राज नारायण के पास पैसों की कमी थी। वो कमलापति त्रिपाठी को गुरुजी कहते थे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों की मुलाकात हुई तो राज नारायण ने अपनी तंगहाली का जिक्र किया। कमलापति त्रिपाठी ने अपने विरोधी को चंदा देकर चुनाव में उनकी मदद की। ये आज से 4 दशक पुरानी राजनीति में निजी संबंधों की एक बुलंद मिसाल है। साल 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की दोबारा केंद्र में वापसी हो गई। उसी साल यूपी विधानसभा के चुनाव भी हुए। सूबे में जनता पार्टी का पूरा खेल पलट गया। कांग्रेस 309 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत में आ गई। चुनाव से पहले ही जनता पार्टी बिखर चुकी थी। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल सेक्युलर, चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी सेक्युलर, राज नारायण, सभी गुटों ने अपने सियासी जमीन के हिसाब से चुनाव में किस्मत आजमाई, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली चौधरी चरण सिंह गुट को। उनकी पार्टी से 59 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में वोटों की गोलबंदी की स्क्रिप्ट खुलकर जाति और धर्म के आधार पर लिखी गई। लेकिन ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहा था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इतिहास गवाह है यूपी स्पेशल के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी में कैसे तैयार हुई मंडल कमंडल की राजनीतिक धरातल और रामधुन में कैसे बदली यूपी की सियासी फिजा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चुनाव से जुड़ी निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।